तो डॉक्टर साहब, अभी जिन इलाकों में बारिश कम हुई है वहां पर अभी क्या लग रहा है कि खरीफ फसलों को नुकसान से क्या बचाया जा सकता है, या फिर कुछ इलाकों में ये मान के चले कि नुकसान तय है? देखिए, मुझे लगता है कुछ जगहों पर तो प्रॉब्लम होगी होगी क्योंकि किसान अपने रुपाई का समय इस हिसाब से चुनता है कि वर्षा हम्म। कब होगी। और अगर हम सही सही ये पूर्व अनुमान लगाने में सफल नहीं हैं कि कब वर्षा होगी, तो उसकी जितना उसने बीज खर्च किया है वो सूख भी सकता है, और अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो नुकसान भी हो सकता है। तो एक तो उसको शायद वो फसलें ज्यादा लगानी चाहिए जो पानी पर बहुत ज्यादा निर्भर ना हो। ओके। यानी। वैसे ये समय जो इस समय जो है, उस समय वो जो आमतौर पर जो खरीफ की रुपाई होती है, जिसमें कुछ दालें भी हैं, इनमें मक्का भी है, इनमें टर्मरिक भी, इसमें हल्दी भी है, इनमें सोयाबीन भी है, इसमें कपास भी है। तो अगर इस समय वर्षा की अनिश्चितता रहेगी तो इनको बोने के बारे में किसान को परेशानी होगी। एक्चुअली ज्वार बाजरा भी इसी समय बोया जाता है। हम्म। तो ये थोड़ी सी समस्या किसानों के सामने होगी। मुझे लगता है कि इस स्थिति में जो इंश्योरेंस वाली स्कीम्स हैं उन पे, यानी जो कृषि का जो इंश्योरेंस होता है, हम्म। उसका किसानों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर वो इंश्योरेंस करेंगे तो उनको होने वाला नुकसान वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो आपको लगता है डॉक्टर साहब कि आने वाले हफ्तों में मानसून में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जैसा जून के करीब करीब सूखे वाली स्थिति के बाद जुलाई अभी तक जो वर्षा बढ़ी है, उससे आशाएं बढ़ती है कि स्थिति काफी कुछ सुधरेगी। लेकिन ये मुझे संभावना बहुत कम लगती है कि जो नॉर्मल ईयर का 100% होता है, उसके तुलना में 90% से अधिक वर्षा इस बार होगी, ऐसा मौसम विज्ञानियों का मानना है। और इस समय जो जो ये डिस्ट्रीब्यूशन बारिश का देखने को मिल रहा है, तो क्या लगता है ये ऐसे ही पैटर्न आगे भी बना रहेगा, जिस तरीके से हम असमान बारिश का पैटर्न देख रहे हैं इस समय? देखिए, पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो मध्य भारत में काफी वर्षा होने लगी है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और उसके आसपास के क्षेत्रों में पहले की तुलना में कहीं ज्यादा वर्षा होने लगी है। पूर्वी भाग में थोड़ा सा समस्या ज्यादा गंभीर है, वहां वर्षा कम होती रही है। ये धीरे धीरे ट्रेंड बन रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये शायद क्लाइमेट चेंज के कारण से है, और क्लाइमेट चेंज जिस स्केल पर होता है उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें जो हमारी इंडस्ट्रियल गतिविधियां हैं, हम लोग इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज वातावरण में भेज रहे हैं कि इससे ध्रुवों से लेकर हर जगह पर फर्क पड़ रहा है। और ये निश्चित रूप से ये भी एक फैक्टर है कि ये जो क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट में चेंज को बिल्कुल सही सही प्रेडिक्ट कर पाना, बावजूद इतने सारे सुपर कंडक्टर्स और सैटेलाइट्स यानी उपग्रहों के ऑब्जर्वेशन के बाद भी सही सही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना अभी संभव नहीं है। हमारी जो पूर्वानुमान की जो क्षमताएं हैं वो निश्चित रूप से पिछले 10 साल में बहुत अधिक बढ़ी हैं। हमारा मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे है, ये सब, और हमारे जो सैटेलाइट्स के ऑब्जर्वेशंस हैं, इन सब को मिलाकर बहुत अच्छी पहले के मुकाबले प्रेडिक्शंस की जा रही हैं। लेकिन इसमें बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टर है ये जो हम वातावरण में ग्रीन हाउस गैसेस को भेज रहे हैं। बहुत सारे हीट के सोर्सेज जनरेट हो गए हैं शहरों में, और हमारी गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं, इंडस्ट्रियल गतिविधि बढ़ गई हैं, कंस्ट्रक्शन बढ़ गए हैं, फॉरेस्ट कवर में परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो इसको प्रभावित कर रही हैं। तो मुझे बिल्कुल निकट भविष्य में ये आशा नहीं लग रही कि कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जब तक हम अपने लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज नहीं करते। ये जो प्रभाव है ये दो चीजों के हैं। एक तो जो प्रकृति की ओर से है, प्रकृति के कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। पृथ्वी कितना घूमती है, किस कोण पर घूमती है, और इसके सूरज से जो चारों तरफ परिक्रमा करती है उसकी शेप कैसे बदलती है, ये भौगोलिक कारण है, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो हम वातावरण की प्रकृति को बदल रहे हैं, समुद्र में निरंतर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन या ग्रीन हाउस गैसेस को भेज रहे हैं, एक स्थिति आएगी जब समुद्र भी शायद विद्रोह कर देगा और वो इन गैसेस को सोखने से मना कर देगा, और तब स्थिति बहुत विषम हो जाएगी। तो मुझे एकदम आने वाले कुछ वर्षों में परिवर्तन संभव नहीं लगता।